स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खास खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इंदौर में बीती रात आग का तांडव देखने को मिला। 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं गंभीर रूप से जले 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। मरने वालों में से 5 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। वहीं 2 लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र की स्वर्ण बाग कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग बिल्डिंग की पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी और धीरे धीरे यह आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग ने तत्काल इतना विकराल रूप ले लिया कि घर में गहरी नींद में सो रहे 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में लगने से ऊपर रह रहे लोगों को भी निकलने का मौका नहीं मिला। जिन लोगों को आग में झुलसने से मौत हुई है उनमें ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग में किराए से रह रहे थे, जो इसकी प्रदेश के विभिन्न शहरों के रहने वाले थे। कुछ लोग यहाँ नौकरी तो कुछ लोग पढ़ाई के सिलसिले में किराए के मकान में रह रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए जुट गए, लेकिन उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए। कुछ देर बाद आगजनी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया और बिल्डिंग में फंसे घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि घर के ठीक सामने रहने वाले दंपत्ति के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए हाल ही में उन्होंने इस बिल्डिंग में किराए का फ्लैट लेकर रहना शुरू किया था। वह महज 2 माह पहले ही शिफ्ट हुए थे, उनकी भी मौत हो गई। पुलिस अब मकान मालिक से किराएदारों की जानकारी लेकर परिजनों को सूचना देगी। जानकारी है कि घटना के बाद से बिल्डिंग मालिक फरार हो गया है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया, कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और परीक्षण किया। घटनास्थल को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है। सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने के ऐलान के साथ हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इंदौर हादसे पर सीएम का बड़ा ऐलान। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। बता दें, इस पूरे हादसे को लेकर सीएम का ऐलान सामने आया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ हादसे के जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही साथ लापरवाह लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा सीएम का कहना है। लगातार इस पे सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे हादसे को लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी लापरवाह लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने जो मृतक हैं उनके परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की बात भी कही है। इंदौर हादसे पर सीएम का ये बड़ा ऐलान। मृतक के परिजनों को बता दें, मृतकों के जो परिजन हैं उनको 4-4 लाख मुआवजा देने की बात कही है सीएम ने और काफी सख्त रवैया अपनाते हुए सीएम ने कहा है कि जो भी लोग लापरवाह इसमें जो पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ हादसे के अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लगातार ये खबर सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये पूरा हादसा हुआ है और अब इसी को लेकर सीएम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि इस पूरे हादसे की जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि आखिरकार इस पूरे हादसे के पीछे क्या कारण था, किस वजह से ये आग लगी। ये सिर्फ एक हादसा था या सोची समझी साजिश थी? इसको लेकर लगातार अब सीएम का रवैया सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ सीएम ने शोक भी प्रकट किया है। उन्होंने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी कही है मृतकों के परिजनों को।
और भोपाल से बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस में अब बराबर की टक्कर हो रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के हुए हैं 1 मिलियन फॉलोवर के मामले में पहले बीजेपी से आगे थी कांग्रेस, लेकिन अब देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के 1 मिलियन के बराबर फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो अब लगातार ये देखा जा रहा है कि जो फॉलोअर्स है उनमें बढ़ोतरी हुई है। पहले कांग्रेस आगे चल रही थी फॉलोअर्स के मामले में, लेकिन अब बीजेपी के फॉलोअर्स भी कांग्रेस के बराबर देखे जा रहे हैं। दोनों के बीच में अब खासी टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, सोशल मीडिया में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, चाहे फिर वो ट्विटर हो, फेसबुक हो। ट्विटर पे तो हमारे आज 1 मिलियन हुए हैं, फेसबुक पे हमारे काफ़ी पहले 1 मिलियन हो चुके हैं और हम कांग्रेस से ऑलमोस्ट डबल हैं फेसबुक पे। और हमारी फेसबुक पे रीच ज़मीन स्तर पर है। पूरे विधानसभा के 230 पेज, जिलों के 57 पेज, सभी इन पेजेस पे हमारे फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय जनता उनसे जुड़ती जा रही है। मुख्य बात ये है, फॉलोअर बढ़ना एक बात है, लेकिन स्थानीय लोगों का जुड़ना दूसरी बात। तो इस तरह सोशल मीडिया पे हम हर तरफ से कांग्रेस से बहुत आगे चल रहे हैं और आने वाले समय में हम उनको बहुत पीछे छोड़ देंगे। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। यह केवल प्रायोजित तरीके से अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, इवेंट कर सकते हैं, केवल धन संपत्ति का दुरुपयोग करके संख्या बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ना धरातल पे कोई पसंद करता है और ना ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जनता से जुड़े हुए हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब एक बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खासा टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों के फॉलोअर्स अब बराबर हो गए हैं। पहले हालांकि कांग्रेस आगे थी, लेकिन अब बीजेपी भी पूरे जोश में आ गई है, मैदान में आ गई है और आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। क्या देखा जा सकता है कि 2023 में इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो अब चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पार्टियों में अलग से इसको लेकर ट्रेनिंग सेशन हो, पदाधिकारियों की नियुक्ति हो या रीच बढ़ाने की कोशिश हो, ये होती रहती है। अब तक मैं देखने में आ रहा था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासतौर से अगर हम ट्विटर की बात करें तो उस पर कांग्रेस के जो फॉलोवर हैं वो बीजेपी से ज़्यादा थे, लेकिन अब बीजेपी के जो फॉलोवर हैं वो भी कांग्रेस के बराबर ही हो गए हैं और दोनों के फॉलोवर 1 मिलियन यानी कि करीब 10 लाख जो फॉलोवर हैं वो दोनों ही पार्टियों के सोशल मीडिया पर हो गए हैं और ये एक तरीके से अब बराबर की टक्कर हो गई है। तो निश्चित ही जो 2023 का आने वाला विधानसभा चुनाव है वो पार्टियों के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, सोशल मीडिया की रणनीति के लिहाज से भी अहम है और इसमें दोनों पार्टियां अपनी अपनी जो टीम है उसको मजबूत करने में लगी हैं। बीजेपी के फॉलोअर बढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जिम्मेदारी संभाली थी और वो भोपाल आकर उन्होंने जब सोशल मीडिया टीम के साथ में बैठक की तो उस बैठक के दौरान उन्होंने इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि सत्ता में होने के बावजूद भी जो बीजेपी के फॉलोअर हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया में, वो कांग्रेस से भी कम है। तो ऐसा क्यों है, ये जो सवाल था उसके बाद से पूरी टीम जुटी। बीच में जो बीजेपी के सोशल मीडिया के प्रभारी थे उनको बदला भी गया, नए प्रभारी आए और फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ट्रेनिंग सेशन है बूथ स्तर तक डिजिटली लोगों को जोड़ने की, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जो कवायद है वो बीजेपी की ओर से की जा रही थी और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अब सामने आ रहे हैं, जिसके तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के फॉलोअर बराबर हो गए। हालांकि सियासी वार पलटवार अपनी जगह है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के फॉलोअर नकली हैं और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के फॉलोअर नकली हैं। जी बिल्कुल शरद, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि लोगों का उनका काम पसंद आ रहा है, इस वजह से बीजेपी के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि ये जितने भी फॉलोअर्स हैं वो नकली है। बीजेपी ने पैसों के दम पे उसका दुरुपयोग करके अपने फॉलोअर्स को आगे बढ़ाया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं जो एक दूसरे पर लगते ही रहते हैं निश्चित तौर पर। इनमें कितनी सच्चाई है इनका जवाब दोनों ही पार्टियां खुद ज़्यादा बेहतर दे सकती हैं क्योंकि दोनों के ही फॉलोवर
लगभग बराबर ही हो गए हैं 1 मिलियन अगर हम ट्विटर की बात करें तो इस लिहाज से। लेकिन ये बात तय है कि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार की योजनाओं के प्रचार की बात अगर हम सत्ता पक्ष के लिहाज से करें और उन पर सवाल उठाने के लिहाज से विपक्ष की बात करें तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खास तौर से युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ज़्यादातर जो युवा हैं वो सोशल मीडिया यूज़र हैं, उनके पास मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं और बहुत फ्रेंडली हैं इस बात को लेकर के जो पॉलिसी बन रही हैं या उनके खिलाफ की जो बातें हैं वो दोनों ही उनको देखने को मिल जाती हैं। तो किसकी बात कितनी घर करती है वोटर के मन में, ये तो 23 जब आएगा उसके चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन दोनों की जो कोशिश है वो यही है कि वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपनी उपस्थिति सोशल मीडिया में दर्ज करा सके। जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि 2023 में किसका दमखम ज़्यादा काम आता है। हालांकि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो साफ है कि दोनों के फॉलोवर्स अब बराबर पे हैं, दोनों के बीच में टक्कर भी बराबर की देखी जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शरद आपका धन्यवाद। एक तरफ देश में जहां हिजाब, आजान और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति चरम पर है, तो वहीं इंदौर में युवा पीढ़ी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि हिंदी के साथ उर्दू में भी धार्मिक पुस्तकों की डिमांड बढ़ गई है। उर्दू में किसी धर्म किताब को देखकर आप समझेंगे कि यह कुरान है, लेकिन यह कुरान नहीं बल्कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण है जो उर्दू भाषा में है। पहले जहां एक दिन में 200 के आसपास धर्म की किताबें बिकती थी, वहीं पिछले कुछ दिनों से डिमांड दोगुनी हो गई है। राजवाड़ा स्थित एक बुक सेलर से कि यहां उर्दू भाषा में हिंदू धर्म की किताबें खरीदने पहुंच रहे हैं। दुकान संचालक ने बताया, पंजाब के सिंध प्रदेश के विस्थापित लोग जिन्होंने इंदौर में शरण ली थी, उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है। इस समुदाय के लोग वर्षों तक पाकिस्तान में रहे, इसलिए इन्हें उर्दू भाषा में बोलना और पढ़ना हिंदी की अपेक्षा ज्यादा सरल है। इसलिए इस समुदाय के लोग उर्दू भाषा में लिखी हनुमान चालीसा, रामायण और सुंदरकांड खरीदने आते हैं। गीता भी उर्दू में लिखी हुई है। पिछले कुछ दिनों से इन किताबों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। सबसे खास बात, युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा खरीदने दुकान पर पहुंच रही है। दुकान संचालक ने कहा कि पिछले कई सालों के अपेक्षा पिछले कुछ महीनों में युवाओं ने सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा खरीदी है। 25% डिमांड बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, लोगों में प्रचार हो गया है खूब, और पहले भी पाठ करते थे मगर अब उससे कुछ ज़्यादा प्रचार बढ़ गया। उर्दू जो हनुमान चालीसा है, पंजाबी हनुमान चालीसा, उसकी खपत एकदम से फिर से बढ़ी है। सिंध प्रांत से जितने भी सिंधी भाई आए वो सभी पढ़ते हैं, और सिंधी में भी छप चुकी है हनुमान चालीसा, उर्दू में भी छप चुकी है और इंग्लिश में भी छप चुकी है। सभी भाषाओं में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड प्राप्त। उर्दू वाली कितने का लेके अभी करीब 15-20% डिमांड बढ़ गई है धीरे धीरे उर्दू की भी, कि उर्दू में लिखा भी अब मांगने लगे हैं। अच्छा, जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है लाउड स्पीकर को लेकर, फिर ये हनुमान चालीसा या गान को लेकर, उसके बाद फिर डिमांड लगातार नहीं, जैसे प्रचारित हुआ है हनुमान चालीसा उसमें तो डिमांड बढ़ी है। हाँ, हनुमान जी के प्रति लोगों का विश्वास है, श्रद्धा भावना कुछ। कहाँ से आती है हनुमान चालीसा? ये पंजाब के प्रांत अमृतसर से आती है और दिल्ली में भी छपती है। उर्दू वाली कहाँ से? उर्दू की दिल्ली में छपती है ज़्यादातर। अभी उर्दू की डिमांड बढ़ी है? उर्दू की भी बढ़ गई है, गुरुमुखी में भी बढ़ गई, पंजाबी में। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार देखा जा रहा है कि हनुमान चालीसा, रामायण, सुंदरकांड की अब डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि उर्दू में लिखी हुई जो ये ग्रंथ हैं वो ज्यादा अब डिमांड में सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि काफी खासा दिलचस्प वाली ये बात भी सामने आ रही है, और ऐसे में युवाओं में भी काफी देखा जा रहा है कि वो ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई है इन खरीदारी में?
बिल्कुल ऐसी इन दिनों धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं जो उनकी अचानक से वृद्धि उनकी दर्ज की गई है, उनकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है खरीदारी को लेकर। ग्राहक की जो बढ़ रही है उस पर खासकर उर्दू की किताबों की और ज़्यादा डिमांड की जा रही है। हालांकि यूँ तो धर्म ग्रंथ की अगर बात की जाए तो हर तरह के धर्म ग्रंथ को लेकर विशेष तौर पे लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन इन दिनों हनुमान चालीसा को लेकर कई तरह की चीज़ें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है, चाहे लाउड स्पीकर पर पढ़े जाने वाले हनुमान चालीसा का जिक्र हो या अन्य तरह की चीज़ें हों। लेकिन ऐसे में खास तौर पर एक सामान्य सी बात यही निकल कर आती है कि अगर दी हनुमान चालीसा की इतनी मांग की जा रही है, इतनी उसको पढ़ा जा रहा है, उसको लेकर इतनी चर्चा की जा रही है, तो आखिर उसमें उसको पढ़ना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। समझना उसी भाषा में समझना बहुत आसान होता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। तो बहुभाषीय जो पुस्तकें हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन उर्दू की खासकर जो हनुमान चालीसा की पुस्तक है उनकी मांग जो है इन दिनों बाजार में अचानक से बढ़ी है और 20 से 30% इसकी बिक्री भी बाजार में दर्ज की गई है। हालांकि इसके साथ साथ और भी अन्य भाषाओं में हनुमान चालीसा के साथ साथ अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी भी जो पुस्तकें हैं वो आसानी से दुकानों पर बाजार में उपलब्ध है। लेकिन बीते कुछ दिनों में ये जो दुकानदार हैं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि बीते कुछ दिनों में अचानक से उर्दू भाषा की जो पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ जो है उसमें खासकर हनुमान चालीसा, उसमें बिक्री में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई। आयुषी, विकास आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, युवाओं में देखा जा रहा है कि ये बात सामने निकल कर आ रही है कि युवा जो हैं वो ज्यादातर खरीदारी कर रहे हैं इन ग्रंथों की। बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है आयुषी कि धर्म जो होता है वो लोगों को जोड़ता है और जोड़ने वाले अक्सर युवा ही होते हैं। चूंकि जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको अक्सर धर्मों के बारे में विशेष जानकारी होती है, तो युवा अक्सर जो ग्रंथों के माध्यम से जानकारी जुटाने का प्रयास करता है और यही वजह है कि उसी के कारण अचानक से बाजारों में खरीदारी जो है वो बढ़ी है, बिक्री जो है वो बढ़ी है। युवा ही अपने आसपास के लोगों को अपने साथ एक दूसरे से जोड़ता है और जोड़ तब पाएगा जब उस धर्म के बारे में जानकारी होगी। और खासकर कुछ ऐसे प्रांत से जुड़े हुए लोग इंदौर शहर में खासकर रहते हैं जहाँ पे उर्दू भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है, लिहाजा वहाँ के जो लोग हैं उनका हनुमान चालीसा के प्रति आस्था है, भगवान हनुमान जी के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा है। उसी के कारण अपनी भाषा में अर्थात उर्दू भाषा में वह हनुमान चालीसा की पुस्तकें खरीद रहे हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि अचानक से खरीदना शुरू किया हो, पहले भी उर्दू की भाषा में वह धार्मिक अनुष्ठान पूजन करते रहे हैं, लेकिन अब अचानक से कुछ युवाओं में ये धर्म को लेके जागरूकता आई है। वो लोग अचानक से अपने धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से उर्दू की भाषा में जो पुस्तकें हैं उनकी बिक्री अचानक से दर्ज की गई है। आयुषी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास आपका धन्यवाद। देवास से बड़ी खबर, कलेक्टर ने 5 पटवारियों को निलंबित किया है। कार्य में लापरवाही बरतने पर उनका निलंबन हुआ है। गिरदावरी डाटा का सैटेलाइट डाटा से मिलान में अंतर मिला है, जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि सैटेलाइट डाटा से सही मिलान नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई में देखा गया कि कार्य में लापरवाही हुई थी, अनुशासनहीनता के चलते ये कार्रवाई हुई और जिसके बाद निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर देवास से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर ने 5 पटवारियों को निलंबित किया है। कार्य में लापरवाही बरतने के कारण इन 5 पटवारियों को निलंबित किया गया है। गिरदावरी डाटा का सैटेलाइट डाटा से मिलान में अंतर हुआ था, जिसके बाद से कार्रवाई हुई और कार्रवाई में देखा गया कि उन्हें निलंबित कर दिया गया क्योंकि कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता देखी गई, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय देवास से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्य में लापरवाही बरतने के कारण पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है कलेक्टर की ओर से। सैटेलाइट डाटा से का सही मिलान नहीं हो पाया था गिरदावरी डाटा से, जिसके कारण जिसमें अंतर आया और सैटेलाइट डाटा से सही मिलान नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान उन्हें निलंबित कर दिया गया। कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद 5 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है कलेक्टर के द्वारा।
और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बता दूं कि कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने गिरदावरी डाटा के सैटेलाइट डाटा से मिलान में भिन्नता पाई जाने पर और अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर 5 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। कार्य में लापरवाही अनुशासनहीनता उनसे बर्दाश्त नहीं की जा रही थी, जिसके द्वारा कलेक्टर ने उन्हें लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। जी वहीं अभी आगे की क्या प्रक्रिया देखी जा रही है? जी बताया जा रहा है कि जो डाटा भिन्नता पाया गया था वो किसी कर्नाटक फ्रूट्स मॉडल के तहत एक प्लान वहां पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन वहां पर खेत खलियान और पानी की जगह कुछ जंगल पाए गए और इसी डाटा भिन्नता की वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आगे की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा बताई जा रही है कि लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं इसमें? जी बता दूं कि इसमें जो पटवारी अजय दायमा है, ग्राम लाहौरी के अलावा मोनिका कारपेंटर है और महाकाल के जो पटवारी है वो अखिलेश मालवीय हैं, बांगड़दा के पटवारी संजय मंडलोई और ग्राम केलोद के पटवारी अंकित परमार इसमें निलंबित किए गए हैं। हालांकि अगर ऐसी सूचना मिलती है तो आगे भी उनका कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए वरुण आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में मंदाकिनी नदी में साफ सफाई की। ऊर्जा मंत्री आज सुबह सुबह ही चित्रकूट के कई सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ मंदाकिनी नदी के घाट पर पहुंचे और नदी की सफाई में हिस्सा लिया। लोगों से मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि वो मंदिर में कचरा और पूजा पाठ का सामान नहीं डाले, इससे गंदगी तो बढ़ती है, जल स्रोत भी खराब होता है। मंत्री ने बताया कि मंदाकिनी नदी का उन्होंने साफ सफाई की। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर के मंदाकिनी नदी में साफ सफाई में हिस्सा लिया। उन्होंने सुबह सुबह ही चित्रकूट के कई सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ मंदाकिनी नदी के घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नदी की सफाई में हिस्सा लिया। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो मंदिर का कचरा ना कर फेंके और पूजा पाठ का सामान नदी में ना डालें, इससे गंदगी बढ़ती है और जल स्रोत भी खराब होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कार्य